ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर रात गए की पुररौनक ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस ट्रांसमिशन में हमारा आपका राब्ता रह सकता है फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रात गए के नाम से, ट्विटर हैंडल भी रात गए है, ईमेल एड्रेस है raatgaye@ptv.com.pk, और जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, हमारे मेहमानों के हवाले से बात कर सकते हैं, वो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। गुज़िश्ता दिनों इस ट्रांसमिशन में एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। एक सवाल नया उठाया गया कि फ़र्ज़ करें कि इस दुनिया में रंग ना होते, मौसीकी के सुर ना होते, शायरों के शेर ना होते, नगमा निगारों के नगमे ना होते, मुसव्विर का ब्रश ना होता, तो ये दुनिया कैसी होती। किसी ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि शायद दुनिया ऐसी होती, स्टॉक मार्केट उसी तरह चल रही होती, सड़कों पे गाड़ियाँ उसी तरह चल रही होती, और पेट्रोल की कीमतें इसी तरह ऊपर नीचे चल रही होती, मार्केट में सब्जियां वगैरह भी फ़रोख्त हो रही होती। लेकिन इस दुनिया को हम फिर ब्लैक एंड वाइट दुनिया कहते हैं। इसमें कोई रंग नहीं होना था, ज़िंदगी के लतीफ़ जज्बे नहीं होने थे, खूबसूरती नहीं होनी थी, एक मशीन की तरह ये दुनिया होनी थी। रंगों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो रंग ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अजीब बात यह है कि बाज़ रंग ऐसे होते हैं कि उनसे लोगों के मिजाजों को, उनकी शख्सियतों से तशबीह दी जा सकती है। जैसे कुछ लोगों की तबीयत या मिजाज या नफ्सियात सरसों के रंग की होती है, हर वक्त बाहर का ही मौसम रहता है उनके हवाले से। कुछ लोगों की शख्सियत सुर्ख रंग की होती है या उसे तशबीह दी जा सकती है, बड़ी शिद्दत होती है उनके जज्बों में, बड़ी हिद्दत होती है उनके जज्बों में। और जो सब्ज़ रंग वाले या उस तरह के लोग होते हैं, उनके यहाँ हमेशा हरियाली सी रहती है। मेरा ज़ाती तौर पे पसंदीदा रंग जो है वो नीला रंग है। मेरे ख़्याल में ये वुसअत का रंग है, ये ज़हर का रंग है, ये मोहब्बत का रंग है। खैर, ये तो ऐसे ही जुमला है मोतरज़ा इंट्रोडक्शन में आ गया। आज भी हमारे पास बड़े काबिले कद्र मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उस बात का यकीनन आपको लुत्फ़ आएगा। उनके हवाले से जब हम बात करेंगे तो सिर्फ इतना कहना काफ़ी है कि जब वो बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की पुररौनक ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जब हम इस साइड पे आ जाएं, इसका मतलब है कि हमारे मेहमान जिन्होंने आज के शो में पार्टिसिपेट करना है वो तशरीफ़ ला चुके हैं और अब उनके तारुफ़ का मरहला है। बड़े बड़े लोग आते हैं और उनका तारुफ़ बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि क्या बात की जाए, और फिर किसी एक शख्सियत का एक हवाला नहीं होता, बहुत से हवाले होते हैं, तो सब हवालों का ज़िक्र करना ज़रूरी है। आज जो हमारी पहली मेहमान हैं उस्ताद हैं और हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। मज़ीद हवाले उनकी शख्सियत के ये हैं कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की साहबजादी हैं। तालीम से बहुत लगाव है, पढ़ाने का शौक़ है। 31 बरस इन्होंने NCA में गुजारे, बच्चों को तालीम दी, फ़नून लतीफ़ा से आगाह किया। इनसे बहुत सी बातें हो सकती हैं, LS फैज़ के हवाले से बात हो सकती है, फैज़ साहब के जो मुश्किल अय्याम थे उस हवाले से बात हो सकती है, इनकी बहन मनीज़ा हैं उनके हवाले से बात हो सकती है, शुएब हाशमी साहब के हवाले से बात हो सकती है। इतने मौज़ूआत हैं कि आज के प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे कम लगेगा जब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होगा। मैं बड़े एहतराम से शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ सलीमा हाशमी साहिबा को कि वो आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, शायर हैं, कॉलम निगार हैं, उर्दू पंजाबी दोनों में शायरी करते हैं, लेकिन एक अजीब वाक़या इनके साथ एसोसिएटेड है। मैंने बहुत सोचा कि ये वाक़या बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर
ये फैसला किया कि ये वाक़या ज़रूर बताना चाहिए, इससे लोगों को हौसला मिलेगा। 1974 की बात है कि इनका एक एक्सीडेंट हो गया और वो किसी डॉक्टर के पास गए, वो हड्डी टूट गई थी, वो उन्होंने सही नहीं जोड़ी। बहरहाल उसका नतीजा ये हुआ कि ये शख्स 10 साल बिस्तर पे रहा और उसके बाद ज़िंदगी में एक कदम चलना या यहाँ से वहाँ तक जाना, ज़िंदगी के बड़े बड़े मंसूबे थे इनकी ज़िंदगी में। इन्होंने उस मुश्किल को किस तरह अबूर किया, इस पे तो बात ज़रूर होगी ही, लेकिन इनकी शायरी में आपको वो 10 साल, वो तकलीफ़, वो कर्ब बिल्कुल नज़र नहीं आते। हैरान कुन बात यह है, इनकी शायरी में ज़िक्र होता है मोहब्बत का, इनकी शायरी में ज़िक्र होता है इश्क का, रंगों का, गुलाबों का, खूबसूरत बातों का। इनसे मिलते हैं, मेरे दोस्त हैं अमीन कुंजाही। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। और जो हमारे तीसरे दोस्त हैं और इस ट्रांसमिशन की रौनक भी हैं, वैसे तो गुलूकार हैं और बड़े मारूफ गुलूकार हैं, सारी दुनिया उनके काम को मानती, जानती और पहचानती है, लेकिन उसके अलावा, गुलूकारी के अलावा इन्होंने सोशल वर्क भी बहुत किया। मुझे बहुत अच्छे वो लोग लगते हैं जिनको अल्लाह ताला किसी वजह से नवाजता है और वो अपनी शोहरत को, अपनी मकबूलियत को बेहतर कामों के लिए सर्फ करते हैं। इनके बेहतर कामों का एतराफ़ हुकूमती सतह पे भी किया गया, तमग़े इम्तियाज़ से इन्हें नवाजा गया, सितारा ईसार इनको सोशल वर्क पर दिया गया और ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी सदर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। मेरे लिए बहुत एज़ाज़ और इज़्ज़त की बात है कि हमारे आज के तीसरे मेहमान जवाद अहमद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मैडम, किस चीज़ से बात का आगाज़ किया जाए? जो आप चाहें। फिर फैज साहब से ही बात का आगाज़ चलें, मुझे मालूम था आप हाँ। कुछ बातें, कुछ यादें उनके हवाले से, कोई ऐसी चीज बचपन में? देखिए, जब इतना लंबा साथ हो तो कभी कोई चीज़ याद आ जाती है, कभी कोई चीज़ याद आ जाती है। लोग गालिबन इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि उनके मिजाज में बहुत मज़ा था। अच्छा। और उनको लतीफ़ा बहुत पसंद था, लतीफ़ा गोई, और लतीफ़ा कोई अगर सुना दे तो फ़ौरन उनकी दोस्ती हो जाती थी। और वो भी मेरे ख्याल में मुश्किल से मुश्किल वक्त में कोई ना कोई पहलू ऐसा निकाल लेते थे जिससे ना सिर्फ वो मौके के ऊपर हंसते थे बल्कि अपने ऊपर भी हंसते थे। सही। और इस हवाले से मेरे ख्याल में एक चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब जो उनके वालिद के बहुत दोस्त थे, उनकी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उन्होंने जिक्र किया मेरे दादा का और ये बताया, वो बैरिस्टर थे, सियालकोट वज़ीर ख़ारजा भी नहीं, वो जो तो चौधरी ज़फ़रुल्लाह वज़ीर ख़ारजा, लेकिन वो मेरे दादा सुल्तान मोहम्मद खान साहब जब बारूम में आते थे, सियालकोट में दोनों प्रैक्टिस करते थे, ठीक, तो कहते थे, उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है चौधरी साहब ने, वो ये है कि फौरन दरवाजे के अंदर आते ही उनकी लतीफ़ा गोई शुरू हो जाती थी। ठीक। अच्छा, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने अपने दादा तो कभी देखे नहीं थे। फिर मुझे समझ में आया कि हमारे अब्बा का मिजाज जो था उन्होंने अपने वालिद से लिया था, और उनके वालिद भी उन्होंने बहुत अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजारी, कभी कहीं तो कभी कहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये उन्होंने इनहेरिट किया एक सेंस ऑफ ह्यूमर, और मुश्किल की मुश्किल वक्त में एक कोई ना कोई जुमला कसते थे। कोई जुमला याद है ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल में वो चलते चलते में याद आ जाएगा। तो लेकिन मैं ये जो है ना, बाकी मेहमान और जो लोग सुन रहे हैं, ये बड़े ज़हीन फ़हीम लोग थे, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। ये वो इंटेलिजेंट सेंस ऑफ ह्यूमर है जो लोगों के सामने आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमर हमारे सामने आजकल स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है, वो ह्यूमर नहीं है जो हमारी मीरास है। फराज साहब के जुमले, मुनीर नियाजी के जुमले, क्या कमाल उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। बिल्कुल, किशोर नाहिद के जुमले, वो तो किसी को नहीं बख्शनी। जी। अच्छा अमीन जी, शेर कैसे लिखना शुरू किया? क्या इब्तदाई वारदात क्या हुई? इब्तदाई वारदात यही है कि पहले तो अदब पढ़ा, उर्दू अदब और पोइट्री। फैज साहब सबसे बड़े थे इकबाल के बाद उर्दू अदब में, तो हमने उनके शायरी को पहले देखा, दस्ते सबा से शुरू हुए,
और फिर उस दौर के जो बड़े और लोग थे, और मेरे अंदर बेसिकली रोमांस है और वो अभी भी है। लोग कहते हैं यार तू बुढ़ा हो गया है, रोमांस काट कर। मैं कह यार रोमांस नहीं मुकदा, अगर रोमांस निकल गया तो फिर बंदा जो है वो खत्म हो गया, रुक गया। तो उस हवाले से फिर जैसे आपने बताया कि एक हादसा हुआ, सही, तो मैंने जो इश्क जितने अभी तक किए बड़ी ईमानदारी से किए। सुभान और सुभान अल्लाह। मेरे साथ बैड लक ये हुआ कि वन साइडेड, इट्स अ वन वे टिकट। वो इसलिए कि मैंने एक तरफा किए कि मेरे साथ प्रॉब्लम था, तो मैं वो शेयर नहीं कर सकता था, अगले बंदे को कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने शायरी का सहारा लिया, और शायरी और हर बंदे की एक सोच है, और उस सोच की एक अपनी कैनवस है, उस कैनवस के अपने रंग हैं। और वो जो रंग थे, पहले मैं पेंटिंग किया करता था। अच्छा। जब मुझे ये हादसा हुआ तो मैं घर में पेंटिंग करता था, मेरी माँ मुझे डांटती थी, पैलेट होता था, वो कलर बिखरते थे तो वो मुझे डांट पड़ती थी, तू की कर देना है, गंद पा देना है। ठीक। तो उस चीज को मैंने रोकने के लिए फिर मैं पोइट्री में कन्वर्ट कर ली अपनी शायरी। ठीक है। शायरी के रंगों में मैं अपने आप को ले गया। ओके। और फिर उसमें फिर मुझे जो मेरे मद्दे मुकाबिल सिनफ़े नाज़क जो भी मिले, तो उनके हवाले से फिर शायरी शुरू होगी। ठीक। और फिर चल सो चल। ठीक ठीक। अच्छा, आज जो इब्तिदा में ना, चूंकि हमने फैज साहब के हवाले से गुफ्तगू का आगाज किया, आपसे आपके कलाम की तो फरमाइश करेंगे ही, जाहिर है। एक मैं चाहता हूँ कोई चीज़ आप फैज साहब की अगर सुनाएं तो इस महफिल का वैसे आगाज हो जाए जैसा हमने सोचा हो। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि फैज साहब के नाम के बाद मेरे जैसे कम इल्म की शायरी तो कोई मानी ही नहीं रखती। अगर फैज साहब हयात होते ना तो वो किसी भी शख्स को कम इल्म कहने की इजाजत ना देते। बिल्कुल आप सही कहते हैं, बिल्कुल। तो आप इस तरह ना कहिए। फैज साहब की कोई चीज। ये फैज साहब का एक है, 1968 में, सलीमा का पता होगा, उनको पहली दफा हार्ट अटैक हुआ था। तो उनकी किताब में नज़्म हार्ट अटैक, तो वो मैं जब शुरू से पढ़ता हूँ, और आप यकीन माने तो मैं कंसीव इस तरह करता हूँ कि जैसे मुझे वो हार्ट अटैक को आ रहा है, और जब जाना तो सबने है, तो मैं फील करता हूँ कि ये फीलिंग्स आएंगी। ठीक। तो वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ कि दर्द इतना था कि उस रात दिले वैशी ने हर रगे जान से उलझना चाहा, हर बुने मुंह से टपकना चाहा, और कहीं दूर तेरे सहन में गोया पत्ता पत्ता मेरे अफसुर्दा लहू से धुलकर हुस्न महताब से आजुर्दा नजर आने लगा। मेरे वीराना तन में गोया सारे दुखते हुए रेशों की तनाबें खुलकर सिलसिलावार पता देने लगी, सिलसिलावार पता देने लगी, पता देने लगी रुखसते काफिलाए शौक की तैयारी का, सिलसिलावार पता देने लगी रुखसते काफिलाए शौक की तैयारी का। और जब याद की बुझती हुई शम्मों में नजर आया कहीं एक लम्हा, एक पल आखिरी लम्हा तेरी दिलदारी का, दर्द इतना था कि उससे भी गुजरना चाहा, हमने चाहा भी मगर दिल न ठहरना चाहा। वाह वाह वाह। कुछ इस हवाले से याद है आपको जब ये वाकया हुआ? नहीं, बहुत सारी बातें याद आती हैं। मेरे ख्याल में वो अपनी सेहत के मामले में बहुत ही एक तो खामोश सबब हो जाते थे इस मामले में, और बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कभी जिक्र हो कि वो बीमार हैं या। और हमारी अम्मा आपको पता है मेम थी। हाँ। तो उनका तो काम था कि पूरी तरह से पहरा दें और ये बहुत एहतियात करें, और खाना ऐसा होना चाहिए और वक्त पे सोना चाहिए। ये दो नामुमकिन बातें थी, दो ऑपोजिट्स थे। अच्छा। सो और लेकिन ये है कि कभी कभी उनको पता चल जाता था कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर पूरे घर का निज़ाम जो है वो तब्दील किया जाता था। और फिर अब्बा मुझे इशारे से कहते थे अपनी माँ को मत बताना, मगर फला फला चीज़ जो है मुहैया करो। ना? तो फिर जाहिर है कि मैं साजिश में शामिल हो जाती थी। मुलव्विस। हाँ, मुलव्विस, क्योंकि ये भी सही बात है कि वो पुराने साजिशी थे। ठीक है। वो हमारा खानदानी काम था, तो उससे बात भी नहीं आना था। ठीक।
लेकिन ये है, मेरे ख्याल में कभी कभी मैं सोचती हूँ, मतलब मैंने देखा है शोरा की ज़िंदगी किस तरह से होती है। मेरी अम्मा ने जिस तरह से उनको मेरे ख्याल में संभाल संभाल के रखा, क्योंकि बहुत सबूबतें उन्होंने सही, बहुत बहुत ख्याल रखती थी। और मुझे इस बात का एहसास जब हुआ, जब एक दफ़ा अब्बा और मैं अकेले जब मॉस्को गए, जब उनको लेनिन अमन इनाम मिलना था, तो पहली मर्तबा मैं बिल्कुल उनके साथ अकेली थी। हम बहरी जहाज़ से गए थे, क्योंकि उनके दिल की वजह से डॉक्टरों ने कहा था कि आप बाहर ना जाएं। तो पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि हमारी अम्मा उनकी कितनी खिदमत करती। अच्छा। ना वो कभी अपनी जुराब देखते थे किधर पड़ी है, ना उनको पता था मेरी बनियान कहाँ है। मेरी अम्मा ने मुझे जाने से पहले कहा कि जुराबें तो मैं धोनी है, बनियान धोने, उनके कपड़े निकालने। फिर मुझे एहसास हुआ कि किस तरह से उन्होंने उनका ख्याल भी रखा। और ये है कि बिल्कुल वो तो बिल्कुल ही, लेकिन अगर वैसे आप देखते तो इस कदर मतलब वो वेल ड्रेस्ड और हमेशा टिप टॉप होते थे। और उसका राज यही था कि हमारी अम्मा जो हैं वो पसे पर्दा ये सब चीज़ें जो थी उनको मुहैया भी करती थी, ख्याल भी रखती थी, बताती थी अब फलां चीज़ है। सो मेरे ख्याल में एलिस फैज़ का बहुत बड़ा हाथ है। फैज़ की ज़िंदगी जो है, जो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, 73 के थे जब उनकी वफ़ात हुई, लेकिन उस उम्र को पहुँचे, इसमें एलिस का बहुत रोल था। बिल्कुल सही है। अब इस फैज़ साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, आपने भी बहुत कीमती बातें बताई, अमीन ने भी एक नज़्म सुनाई, तो जो हमारे गुलूकार दोस्त हैं उनसे भी अगर इसी हवाले से फरमाइश करें तो जवाद। तो मैं बल्कि पहले ही बताना चाहूँगा कि आज जो मैं आया हूँ, मैं फैज़ साहब की वजह से आया हूँ। अच्छा। क्योंकि अब ना सिर्फ गाना गाने का दिल नहीं करता कि ऐसे किसी प्रोग्राम में से जाके गाना गाए, ये मैं रोज़ी कमाने के लिए करता हूँ आमतौर पे, लेकिन दिल करता है कि बात की जाए। सही। जो ऐसी बात जिससे कोई फ़ायदा हो मुझे भी, लोगों को भी, और जो सुनने वाले उनको भी। तो फैज़ साहब के साथ मेरा नज़रियाती ताल्लुक़ है। फैज़ साहब मज़दूरों किसानों की बात करते थे, मेहनत कशों की बात करते थे, मैं भी यही बात करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये बात जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में पहुँचे, ताकि इस मुल्क में दोबारा ट्रेड यूनियंस बने, इस मुल्क में दोबारा किसान तरीके जन्म लें, इस मुल्क में दोबारा मजदूर तरीके बने, ताकि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकें। और जो मसाइल हैं हमारे, ये उनके हकूक़ से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो अपने हकूक़ मांगेंगे तो मुझे यकीन है कि पूरा मुआशरा जो ओवरऑल होगा और मसाइल भी इंशाल्लाह ख़त्म होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, सोशल वर्क जो आपने शुरू किया, क्या यही इंटेंशन थी उसके पीछे? 100% यही टेंशन थी। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था मैकेनिकल, उस वक्त ये ज़हन में सोच लिया था अब क्या करना है। मैं क्रिकेट खेलता रहा उस ज़माने में, और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरीके से क्रिकेटर ही बन जाए। और मैं वैसे मैं कैप्टन था अपनी यूनिवर्सिटी का, और अपने क्लब का भी था, मैं वेल्स का भी खेला। लेकिन मुझे लगा कि उस ज़माने में स्टार्स बन रहे थे मेरे सामने लोग, ठीक, 1 2 3, बल्कि मेरी यूनिवर्सिटी के जुनैद जमशेद तो मेरी यूनिवर्सिटी से थे। अच्छा। मेरे सीनियर थे। हाँ जी, तो 3-4 साल सीनियर थे मेरे से। तो मैंने सोचा कि ये काम ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं गाना शुरू से गाता था। अच्छा। तो मैंने सोचा ये तो स्टार बन जाएंगे, अब ज़रूरत नहीं है मेहदी हसन खान साहब बनने की। पहले ठीक, उन जैसे लोग तो पैदा ही नहीं होते, तो अब तो स्टार्स कोई भी बन सकते हैं। तो मैंने कहा ये अच्छा काम है तो इसको करते हैं। तो इसीलिए किया था, मार जाके लोगों तक पहुंचा जा सके, रीच आउट किया जा सके। वालिद साहब से 2 साल लिए थे, उन्होंने कहा कि 2 साल करके देख लो, कुछ ना हुआ तो फिर इंजीनियरिंग की जॉब करना। ठीक, तो बस ये वादा किया था उनके साथ। ठीक है। और शायद हम बड़ा शुक्र अदा करते हैं, आपने इंजीनियरिंग की जॉब नहीं की, इतना बड़ा स्टार हमारा ना रहता। अच्छा, क्या सुनाएंगे, आगाज किस चीज से करेंगे? मेरा ख्याल है फैज साहब से ही। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो उन्हीं की बात होनी चाहिए।
हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल पे लिखा है, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल पे लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले, हम महकूमों के पांव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा मरदूदे हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाजिर भी है मंजर भी, जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाजिर भी है मंजर भी, उठेगा अनल हक का नारा,
लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम 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 देखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले आप जवाद अहमद को सुन रहे थे और क्या कलाम है, क्या धुन है और क्या आवाज़ है। जवाद, आपने बहुत ही अच्छा कहा और ये मतलब जिन्होंने पहले गाया हुआ है बड़ी हिम्मत चाहिए इसको दोबारा गाने के लिए, लेकिन आपने हक अदा किया। बहुत शुक्रिया। बहुत लुत्फ आया। काइंड वर्ड्स, काइंड वर्ड्स। आपसे मैंने कुछ और सवाल भी करने हैं इस ट्रांसमिशन के दौरान, जैसे जैसे मौका मिलेगा। मैडम भी हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, दो एस्पेक्ट्स आपने मेरे ख्याल में ज़िंदगी में देखे होंगे। एक तो तबका था जिन्होंने फैज साहब को अजियतें भी दी, मुश्किलात में भी रखा और अकूबत खानों में भी रहे, और एक दूसरा एंगल था जो पाकिस्तानियों का मासिस का एंगल था, जिन्होंने बेइंतहा मोहब्बत दी, बेइंतहा। अच्छा, ये दोनों सेंटिमेंट्स क्या औलाद की तरफ भी मुंतकिल हुए? नहीं, देखिए, जब हम छोटे थे, जब अब्बू जेल में थे, तो जाहिर है हमारी उम्र ही ऐसी थी कि हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में, बल्कि तीसरी दुनिया में तो अक्सर है कि बहुत सारे जो लोग जो हक के लिए लड़ते हैं, जो कि लोगों की स्ट्रगल में शामिल होते हैं, उनके साथ, उनके ख़ानदानों के साथ ऐसा ही होता है। और फैज़ कोई अकेले नहीं थे पाकिस्तान में, उनके पहले और उनके बाद भी कई ऐसे लोग जो थे, उन्होंने असीरी के दिन देखे। तो बच्चों को तो नहीं समझ आती ना कि क्या हो रहा है, तो हमारी अम्मा हमें बैठ के समझाती थी कि तुम्हारे बाप ने कोई कत्ल नहीं किया, वो कोई चोर नहीं है, डाकू नहीं है, स्मगलर नहीं, वो इसलिए हमसे दूर है क्योंकि वो सच बोलते हैं। तो एक तो समझ में आ गई कि सच जो है वो बड़ा मुश्किल काम और उसके लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, और वो एक ऐसी चीज है जिसकी माँ तलकीन करती है। और ये भी पता चल गया कि भाई उस वक्त, उस जमाने में बहुत से अच्छे अच्छे लोग हमसे दूर रहने लगे, बहुत से खानदान वालों ने साथ छोड़ दिया, बहुत सारे दोस्त जो थे वो मुंह फेरते थे, बाहर सीआईडी बैठी रहती थी, फोन टैप होता था, धमकियां मिलती थी। लेकिन हमारी अम्मा जो थी ना, वो बड़ी टाइगर औरत थी, शेरनी थी पूरी। और फिर चंद एक लोग जो थे जो साथ रहे, वो हमेशा याद रहते हैं, बहुत बाद में रख। मुझे याद है कि वफात से कुछ दिन पहले अबू घर आए तो कहने लगे, शेर मोहम्मद हमीद तुम्हें याद है? मैंने कहा उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो आपके चंद एक दोस्तों में से थे जो हमेशा जब गांव से आते थे सीधे घर आते थे, कोई ना कोई फल लेके आते थे हमारे लिए। तो एक तो ये चीज़ है कि भी आपको पता होता है कि आपको हालात का मुकाबला करना है, ठीक तो करना है, वो रियासत का जो जबर है वो सहना है। दूसरी तरफ छोटी छोटी चीज़ें होती थी कि मेरी उस्ताद स्कूल में मुझे बुला के प्यार करती थी, क्योंकि उनको पता था कि भाई मेरा दिल रखना है। फैज़ की बेटी नहीं, उस जमाने में ये भी नहीं था, मतलब फैज़ का कोई इतना बहुत नाम नहीं था, वो तो बहुत मकबूलियत उस किस्म की तो बाद में आई, सही, जब दस्ते सबा छपी और वगैरह वगैरह। तो मगर वो पता था कि भी इस बच्ची के साथ प्यार से पेश आना है। बहुत बाद में मेरे ख्याल में इस बात का एहसास हुआ आखिरी दिनों में। एक दफ़ा अब्बा और मैं खड़े हुए थे पीआई के काउंटर में, तो एक नौजवान भागा भागा आया और कहने लगा, फैज़ साहब मैं कभी कभी बहुत शर्मिंदा होता हूँ
कि दुनिया में आपका इतना नाम है, लोगों ने आपको इतना रुतबा दिया, लेकिन आपके अपने मुल्क में आपके साथ क्या कुछ हुआ? तो बनेगा बरखुरदार नहीं, आप पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के लोगों को आपस में कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे अपनी मतलब हिस्से से कहीं ज्यादा मोहब्बत मिली। तो मेरे ख्याल में कि उनके जहन में तो बिल्कुल क्लियर था कि ये चीजें तो आनी जानी होती हैं, यू नो। बाकी ये है कि आपको अगर पता हो कि भाई आपके असल दोस्त कौन है, आपके असल साथी कौन है, तो आपको ये भी पता है कि आपके साथ ज्यादातर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आपके साथ हैं। और मेरे ख्याल में उनके जाने के बाद उनकी मकबूलियत और भी बढ़ गई, जिससे वाजे है कि उन्होंने लोगों की ही बात की। ठीक है। अच्छा, बड़ा अनफेयर सा क्वेश्चन है क्योंकि फैज साहब का जाहिर है सारा कलाम आपको पसंद होना चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल तो नहीं। कोई एक चीज जो बहुत पसंद है, हम आपसे सुनना चाहेंगे। नहीं, देखिए, ये मुझसे अक्सर ये लोग कहते हैं। हाँ। अब मसला ये होता है कि एक तो ये है कि ये मेरा शोबा नहीं, ठीक, मेरा शोबा का बिल्कुल लफ्ज़, जुमले, अदब से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं, बसरी फ़नून मेरा एरिया है। सो और वो कबीला दूसरा होता है, वो कबीला भी होता है अक्सर बातचीत में बहुत ही बुरा होता है, और उनकी सब गुफ्तगू जो होती है वो और तरीके से की जाती है। सो मैं शिकायत करती थी, छोटी थी तो अब्बू से भी कहती, मैं कहती क्या मुसीबत है कि भी आपके दोस्त आके कहते हैं कि भी अच्छा फैज़ की बेटी हो, शेरवे नहीं कहती तुम? क्या भाई, मैंने ये मतलब मैंने ठेका संभाला हुआ। तो वो कहते कह दिया करो, एक खानदान में एक शायर बहुत काफी है। सो मैं तो एक तो ये पल्ले बात, लेकिन ये जरूर है कि ये साथी रही है। ये किताब कलाम जो है वो जब मुश्किल वक्त होता है तो यकीनन मैं कोई चीज़ ढूंढती हूँ, कभी कभी किसी कश्मकश से दो चार होती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ वो फलां जगह फलाने अबू ने ये बात कही थी, तो फिर खोल के तो पढ़ती हूँ। तो खोलिए ना शेर सुनाए ना आपकी आवाज़। और मुझे याद है कि अभी पिछले चंद दिनों में लाहौर शहर के ऊपर बहुत लेदे हो रही है, जी जी, कि शहर किधर को जा रहा है। हाँ हाँ। और मुझे याद है कि जिस जमाने में लाहौर किले में नज़रबंद थे अब्बा, तो उन्होंने एक लिखी थी नज़म रोशनियों का शहर, और मेरी पसंदीदा नज़मों से एक है। उसमें काफ़ी आई मीन जो कि उनकी असल में उनकी रिवायत नहीं थी कि कभी वो कड़वी बात कहें, लेकिन उसमें महसूस होता है कि ये जब वो कहते हैं ना दीवारों को चाट रहा है, यू नो, तो वो एक फीकी जर्द दोपहर, मतलब इस तरह के जो उसमें उन्होंने मंजर कशी की है, लगता है कि बहुत ही कर्ब से गुजर रहे होंगे। लेकिन फिर जब वो कहते हैं कि भाई आज मेरा दिल फिक्र में है, ए रोशनियों के शहर, ए रोशनियों के शहर, शब हूँ जैसे मुंह फेर ना जाए अरमानों की लौ, तो उनको फिक्र पड़ी हुई है कि कहीं दिल वो हार ना जाए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि खैर हो तेरी लैलाओं की, उन सब से कह दो आज की शब जब दिए जलाएं ऊंची रखें लो। और कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं शहर से कहूँ यू नो, अपनी लैलाओं से कह दो ऊंची रखें लो। बहुत अच्छी बात। अमीन कुजाई साहब, आप फैज जितने भी उसके बाद के दौर के जितने शायर हैं, फैज एक तरह से रूहानी उस्ताद रहे उनके। बिल्कुल। आप कैसे, आप जाहिर है उनसे बहुत जुड़े हैं और हम सब उनके कलाम से सीखते हैं, आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है? फैज साहब का एक तो कलाम यह है कि इंतहाई सॉफ्ट, ठीक है, नर्म लहजे में, नर्म लहजे में, और उनका बोलने का अंदाज मुझे इतना खूबसूरत लगता था। वो इतने आराम से बोलते थे। हमने बचपन में उनका एक इंटरव्यू सुना टीवी पे, तो बातें करते और हम इस्तेमाल करते थे अपने हवाले से। हम बच्चे थे और सियालकोट में हमने 3 सिपारे हिफ्स किए, तो फिर हमारी आंखें दुखने आ गईं। तो वो हमें इस तरह उनका, वो मुझे ओन करता और उनको मैं कंसीव करता था उस वक्त भी, और यही मैंने शायरी में उनसे लिया कि उनका सॉफ्टनेस, बात कह भी दी और बड़े आराम से कंसीव भी होगी, कम्युनिकेट भी होगी आम आदमी तक, और वो बात बहुत बड़ी भी हुई। ठीक है, वो लहजे की मलाहत भी कायम रही और कड़वी से कड़वी। लोगों को कभी कभी उससे उलझन भी होती थी, क्यों कहते आप अपना शेर बहुत बुरा पढ़ते हैं, बहुत बुरा। तो हर एक अच्छा, ये बात मैंने सुनी हुई है, लेकिन खुदा की कसम मेरी जरूरत नहीं है ये बात कहने की। हम फैज साहब के बारे में किसी ने कह दिया, वो एक महफिल में बताया था, जहरा आपा बताती हैं
कि भी एक उनके मुंह चढ़े शायर नौजवान, उन्होंने कहा फैज साहब आप बहुत बुरा पढ़ते हैं, आप मत पढ़ा कीजिए अपना शायर। तो फिर सब लोग जो थे ना बड़े शश्तर से रह गए कि तो मैंने सिगरेट का कश लगाया और कहा कि भाई सभी का कुछ हम ही करें, कुछ तुम भी तो करो। अच्छा, ये पैगाम जवाद अहमद के लिए भी था, सारी गुफ्तगू हमने करनी है, कुछ आप भी करें भाई, क्या सुना रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि मैं जिन लोगों से इंस्पायर्ड था ना पहले, जब नया नया मैंने स्टार्ट किया मौसीकी, तो सीरियस शायरी जो थी, वैसे तो आपको पता नगमे और जो गाने होते हैं वो तो हम खुद भी लिख लेते हैं, ठीक, तो मुझे अल्लामा इकबाल जो हैं उनके कुछ चीज़ें ऐसी हैं बड़ी कन्वेंशनल, बल्कि नहीं कन्वेंशनल चीज़ें मैंने उनकी नहीं गाई, ये ज़रा थोड़ा सा फ़र्क सा है, ये नई दुनिया की बात कर रहे हैं वो भी। सही, तो मैं वो गाना चाहूँगा, खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा दे, अय्याम जुदाई के सितम देख जफा दे, बेताब न हो मार काए भी मुरझा दे, खोला ज़मीं देख, फलक देख, फिजा दे, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा दे, अय्याम जुदाई के सितम देख जफा दे, बेताब न हो मार काए भी मुरझा दे, खोला ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। तेरे तसल्लुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक, ये खामोश फिजाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, थी पेश नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईनाए अय्याम में आज अपनी अदा दे, खोला ज़मीं देख, फलक देख, फिजा दे, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे, जहां ताब की जू तेरे शरर में, खुर्शीद जहां ताब की जू तेरे शरर में, आबाद है एक ताज़ा जहां
जिगर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में। जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में। ऐ पै कर गिल कोशिश मैं हम की जजा दे, खुदा जमी देख फलक देख फिजा दे, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए की ट्रांसमिशन में ब्रेक से पहले जवाद अहमद से हमने बहुत ही खूबसूरत कलाम इकबाल सुना, और जो एनर्जी है इनकी आवाज़ में और इस कंपोजिशन में, उसका असर मेरे ख्याल में जो इस स्टूडियो पे तारी हुआ है, वो जो देखने वाले, सुनने वाले नाजरीन और सामीन हैं, उनके ऊपर भी देर तक उस कंपोजिशन का, उस आवाज़ का असर रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, एक हमने ये थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, वो ये है कि हम फैज़ साहब के हवाले से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया, को बहुत ही रूहानी सी हमने महफिल बना दी है, और फैज़ साहब बिल्कुल ऐसे आदमी नहीं थे। एक मैं याद कराता हूँ आपको, और यकीनन आपके जहन में होगा, इब्ने इंशा का एक मजमून, खुमारे गंदम का दूसरा मजमून है फैज़ साहब के बारे में। कमाल ही कर दिया ना इन्होंने। जैसे ये बताया कि जब मुश्किल वक्त आता है तो कुछ लोग साथ होते हैं, कुछ दौड़ जाते हैं। फैज़ साहब जब अपने इंतकाल के बाद बहुत ज्यादा मकबूल हो गए, तो फिर लोगों ने अपने रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। किसी ने कहा जी कि वो फैज़ साहब को अंग्रेजी लिखने में कुछ दुश्वारी होती थी, कि शाम को मेरे पास आ जाते थे कि आर्ट्स काउंसिल का इंटरव्यू होना है, बता दें मैं क्या करूं। फिर एक और साहब ने ये भी यहाँ तक लिखा कि फैज़ साहब शाम को उनके पास आए और कहने लगे, यार ये शिबली और रूमी वगैरह कौन थे, मुझे बता दें, मैंने पाकिस्तान टाइम्स के लिए इंटरव्यू दिया। तो इस तरह की बागोबार शख्सियात के हवाले से ही बात होती है। अब आपका हम तदरीस के हवाले से आते हैं। एक सवाल मैंने बहुत से आर्टिस्टों से पूछा यहाँ पर, आपने फ़नून लतीफ़ा को पढ़ाया है, बसरी उलूम पढ़ाए हैं, क्या आर्टिस्ट को पढ़ाया जा सकता है? मेरे ख्याल में किसी भी, कोई भी फ़न हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ तो सीखना होता है। ये और बात है कि भी आप किसी इदारे में पढ़ें, सही, या आप वैसे अपनी मश्क करें, वो तो करनी ही करनी है। जब तक कि आप क्राफ्ट में बिल्कुल आप उस पर वो आपके काबू में ना हो, तो आप अपनी दिल की बात कह ही नहीं सकते। लेकिन ये इनबॉर्न नहीं होता आर्टिस्ट। जाहिर है कि एक कोई ना कोई रुझान तो होता है, एक टैलेंट होता है, एक अल्लाह की देन होती है। लेकिन मेरे ख्याल में कि मैंने कम से कम ये देखा है कि जब आप एक अच्छे उस्ताद के साथ सीखते हो, तो बहुत हद तक आप में वो जो सलाहियतें होती हैं उनको खुद परखने का मौका मिलता है। सही। और फिर उसके बाद फिर आप वाकई अपनी आवाज़ ढूंढते हैं, अपनी शनाख्त ढूंढते हैं। और ये सिर्फ बसरी फ़नून में नहीं है, मेरे ख्याल में ये तमाम जगह ये है। मतलब हमारे यहाँ जिस तरह से हमारी मौसीकी जो है, भाई आप किसी घराने से आपका ताल्लुक़ होता था, या आप किसी को अपना उस्ताद मानते थे, बल्कि कभी कभी तो किसी को बुरा कहते हैं तो कहते हैं जी वो तो बेउस्तादा है। ठीक। सो मेरे ख्याल में कि उस्ताद का होना, और मैं तो खैर मेरे तो ख्याल में बहुत सारे उस्ताद होने चाहिए जो कि मुतज़ाद बातें करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप खुद सोचें कि भी ये कह रहा है, ये कह रहा है, तो मुझे क्या करना है। हाँ। खुद अपनी सोच का अंदाज़ आपको खुद ढूंढना पड़े, तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है। सही। अच्छा, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, मास्टर्स उसमें किया, जिसकी सिर्फ एक रीज़न थी, मुझे बिल्कुल इस तरह का सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मैं मास्टर्स करना चाहता था इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन जो हमारे बीए में इकोनॉमिक्स के उस्ताद थे, उनका शेरी ज़ौक़ बहुत अच्छा था, लतीफ़े बड़े अच्छे सुनाते थे। सिर्फ उस बात से इंस्पायर होके मैंने इकोनॉमिक्स में एडमिशन ली। अमीन, आप भी उस्ताद रहे हैं जी, कैसा तजुर्बा है पढ़ाना, नए जहनों को खोलना, उसमें अपने ख्यालात ठोंसना और फिर उन्हें बंद करना? अमार, ये एक मेरे लिए तो कह लो एनर्जी है, क्योंकि मैं नौजवानों से एनर्जी गेन करता हूँ। सही। नाउ आई एम 55, बट आई नेवर बिलीव कि आई एम 55। ठीक। क्यों? आई एम ऑलमोस्ट 75। क्योंकि मैं उनसे कन्वर्सेशन जब करता हूँ, ठीक, तो मुझे एनर्जी मिलती है, उनकी डायमेंशंस नहीं है। सही। और वो मज़ा जो मैं ज़िंदगी फिर उनसे मैं शेयर करता हूँ, ज़िंदगी और हमारी जो वैल्यूज़ हैं,
सही। हमारी सोसाइटी की वैल्यूज जो है ना वो हम भूल रहे हैं। हमारे एक कमरे में जो मुकालमा डायलॉग था ना, फैमिली डायलॉग, वो खत्म हो गया है। अब वो सड़क पे आ गया। वो सड़क पे भी नहीं आ गया, वो सर झुकाए 5 बंदे बैठे हैं, सब ने मोबाइल लिया है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। अमेरिका का बता रहा है अबे वहां कुछ हो गया है, वो घर में तो देख क्या हुआ है। सही है, बिल्कुल। मैं इस चीज को खत्म करने की आपने एथिक्स पे बहुत ज्यादा एथिक्स पे काम किया मैंने, और इसी चीज को मैं एज एजाजी लेक्चरर में जाता हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, लाहौर में भी आता हूँ। लेकिन एक मुझे ये बताइए, एथिक्स का तकाजा ये भी है कि हम दुनिया के बड़े बड़े शायरों का जिक्र कर रहे हैं, हाँ। और हमारे पास खुद एक शायर मौजूद है, तो एथिक्स का तकाजा है कि उनसे किसी गजल की फरमाइश की जाए। बिल्कुल इरशाद। ये आप गजल सुनाएं। गजल जी मैं गजल सुना देता हूँ। मुझे याद है कि जिंदगी में इस कदर महरूमियाँ हमको मिली, आहा, सामने होते हुए भी दूरियां हमको मिली। आहा, जिंदगी में इस इस कदर कदर महरूमियां महरूमियां हमको मिली, सामने होते हुए भी दूरियां हमको मिली, और बेगुनाही का मेरी बनता नहीं कोई गवाह। आहा, मैडम, अच्छा, बेगुनाही का मेरी बनता नहीं कोई गवाह, सबके चेहरों पर लिखी मजबूरियां हमको मिली। वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। और जिस तरफ भी प्यार करने का चलो कुछ तो सिला हमको मिला। आहा, प्यार करने का चलो कुछ तो सिला हमको मिला, जिस तरफ भी हम गए रुसवाइयां हमको मिली। वाह, वाह, और ये कुछ कहले खवातीन के हवाले से आ गया कि इतनी जल्दी टूट सकते तो नहीं ये वास्ते, आहा, इतनी जल्दी टूट सकते तो नहीं ये वास्ते, जिस तरह टूटी हुई कुछ चूड़ियां हमको मिली। आहा, बहुत और अच्छा। आखिरी शेर है, वो मेरे ख्याल में हम सब के लिए है कि खुद शनासी करने बैठे हम जो अपनी ज़ात की, खुद शनासी करने बैठे हम जो अपनी ज़ात की, अपने ही किरदार में कमजोरियां हमको मिली। वाह, जिंदगी में इस कदर महरूमियां हमको मिली। आपको पता है कि जवाद अहमद और मेरे में सिर्फ एक चीज़ मुश्तरक है, और वो ये है कि इनके वालिदैन भी उस्ताद थे, मेरे वालिदैन भी उस्ताद थे। अच्छा, मुझे सारी उम्र ये ताना सुनने को मिला है कि 2 प्रोफेसरों का बेटा और फिर रियाजी में फेल। आपके साथ क्या हुआ? नहीं, मैं तो रियाजी में तो फेल हो ही नहीं सकता था ना मैं, अच्छा, क्योंकि मैंने बड़ी इंजीनियरिंग कर बड़ी सहूलत से होता है, कोई एफर्टलेस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं अगर वो हो जाता तो मैं इंजीनियरिंग कर ही ना सकता ना। वो तो हमारा एक प्राइमरी, मतलब आप समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो सारा उसके ऊपर, बल्कि एक्चुअली इंजीनियरिंग की जो बेस है जो वो है ही मैथमेटिक्स है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि जो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी इवन जो कई हुए हैं वो मैथमेटिशियंस थे। सही। जैसे बर्ट्रैंड रसल जो हैं ठीक। वो मैथमेटिशियन थे। इसी तरह आइंस्टाइन जो खुद हैं वो, उनके मैथमेटिक्स में बड़ा अबूर था, और दोनों बड़े चोटी के फिलोसोफर्स भी थे। तो मैं तो समझता हूँ कि आपने पता नहीं कैसे फलसफा, आपने इस बात को कंफर्म कर दिया कि मैं दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफरों में तो नहीं आता। नहीं मैं तो हैरान हूँ बोलिए, क्योंकि फलसफी तो आप काफी हैं। नहीं। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपके वालिदैन दोनों पढ़ाते थे, उसका आपकी शख्सियत में कितना असर है असातिज़ा का, सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स एज टीचर्स? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो साथी होते हैं उनके घरों के अंदर ना किताबें बहुत होती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और जब मैं छोटा था तो आप ये सोचे ना कि मैंने लेनिन को बचपन में किताबों में पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने वैसे बड़ा अच्छा फार्मूला इख्तियार किया। किताबें हमारे घर भी थी, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे एक काहिल आदमी हूं। तो मैंने ये किया कि बड़ी मशहूर किताबों के ना पहले जुमले याद कर दिया, और वो जहां मौका मिलता था तो मैं ये, जैसे दास कैपिटल का है, ओ प्रोलेटेरियंस ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। अच्छा, ये मैंने जाके, जिसे कहते हैं ना, चस्पा करना मुनासिब लफ्ज नहीं है, ठोक देना, वो किया, और बड़ी कामयाबी से बड़े अरसे तक काम चलाया। खैर, ये गुफ्तगू चलती रहेगी। अब आप क्या सुनाएंगे? जनाब, अब मैं आपको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सुना रहा हूँ। मैं अभी जो बात सारी कर रहा था फैज़ साहब के हवाले से भी, अब सलीमा हाशमी साहब बैठी हैं, इनके साथ भी मेरा इसीलिए एक, मैं समझता हूँ एक कल्बी ताल्लुक़ है, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली के साथ फैज़ साहब की वजह से। और
जो अमीन साहब है वो भी फैज साहब की बात कर रहे हैं, तो फैज साहब की शायरी में तो आपको इनकलाब मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। और इनकलाब का मतलब ये नहीं कि आप कोई कू कर दें और हटा दें सारा कुछ, उसका मतलब है कि ऐसी जिद्दोजहद जो ऑन गोइंग होती है, एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है इंसानों की, और स्पेशली अपने राइट्स के लिए। तो ये जो मैं गाना आप करने लगा हूँ, ये मेरा ख्याल है इसका जो जेस्ट है वो सारा कुछ वही है जो फैज साहब की शायरी में आपको बदरजा उत्तम मिलता है। तो मैं उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूँ, फैज साहब। जी न तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। गोरा या काला, बुरा हो या अच्छा, बूढ़ा या बच्चा, हो झूठा या सच्चा। हम सब बड़े जितने चाहे हो जाए, दुनिया की नजरों में हम छा भी जाए। हमारी कथा पे अजल का है कब्जा। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। तेरा ना मेरा है, सब कुछ खुदा का है। गाड़ी और बंगला, ये बैंकों में पैसा, मेरे दिल में फिर भी है ये दर्द कैसा। मुझको तो इतना पता भी नहीं है, मेरी जिंदगी का है अगला पल कैसा। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। दूजे से अपने से धोखे, खुदा से मोहब्बत के नामों पे सौदे वफा के। दूजे से अपने से धोखे, खुदा से मोहब्बत के नामों पे सौदे वफा के। लबों पे है जो कुछ दिलों में नहीं है, ये झूठे दिलासे फरेबिस जुबां के। ये क्या लड़ाई है, ये क्या तमाशा है। तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मीं है। कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मीं है। कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी ज़मीं है।
गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब उसका है तो फिर ये सबका है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा ना मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। इस तरह मर मर के जीना भी क्या है, ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो, जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो। बातिल को बातिल कहो, जब तक के हक सच न हो, किसी के न आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो। है इंसान बराबर सभी, है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो, सबका है सब कुछ कहो। ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छे, जो बहुत ही। आपने भाई मुझे किया, जवाद amazing। जैसे गुलकार इस वजह से पसंद है कि इन्होंने, मतलब सिंगिंग इज एंटरटेनमेंट एंड अ सिंगर इज एन एंटरटेनर, लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक महदूद नहीं रखते अपने आप को। ये अपनी शोहरत से, अपनी आवाज़ से बेहतर काम करने की, बेहतर माशरे की ख्वाहिश रखते हैं, और ये वो पैगाम है जो किसी भी हीले से, किसी भी करीने से, किसी भी बहाने से लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत लुत्फ आ रहा है आपसे बात करने में। अच्छा, टेलीविजन के इब्तदाई बातिल दौर, को बातिल कहो, बातिल को बातिल को टेलीविजन के इब्तदाई दौर, लाइव प्रोग्राम्स, क्या क्या मंजर होता होगा। मंजर तो ये था कि यहीं पे करीबी पड़ोस में एक गिराज था रेडियो पाकिस्तान का, ठीक, तो वो 3-4 गिराज जो थे मिला के तो पहले स्टूडियोज बने। और मैं तो ज़माने में बाहर पढ़ रही थी, लेकिन शुएब वो पहली टीम में थे, उनका एक प्रोग्राम, क्विज प्रोग्राम होता था परख, जो कि बहुत मकबूल था उस ज़माने में। और फिर मैं वापस आई, हमारी शादी हो गई, तो फिर मैंने पहले पपेट्री से शुरू किया, सब कुछ लाइव होता था। ठीक, और कई मतलब तमाशे भी होते थे बीच में कि एक शख्स जो है वो सो गए, मसलन एक उस्ताद, अच्छा। और उनको जो जोड़ा जा रहा है और कैमरा उनके ऊपर है, अच्छा। और वो सोए हुए जाने, और फिर बड़ी जल्दी हड़बड़ा के उठे और फौरन नगमा सरा हो गए। ये भी ऐसा भी हुआ था। और फिर हम इस आलीशान इमारत में आए, और यहाँ पे पहला प्रोग्राम, वहाँ पे हमने अक्कड़ बक्कड़ किया था 71 में। दैट वाज लाइव और दैट वाज नॉट लाइव, पहला रिकॉर्डेड प्रोग्राम था जिसको जापान प्राइज ही मिला बच्चों के लिए। उसमें फारूक कैसर इंट्रोड्यूस हुए, इरफान खूसट इंट्रोड्यूस हुए, हमने नईरा को जो स्टूडेंट थी एनसीए की, उनको मदू किया, अरशद महमूद थे, तो नया एक ग्रुप जो था, और मुनीज़ा प्रोड्यूसर थी। सो हमने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की जिनमें एक नए तर्ज से तालीम बच्चों को दी जाए। ठीक, और फिर सवाल इस तरह के बच्चों वाले पूछे थे भी, तोता तोए से क्यों, मतलब ते से क्यों नहीं होता, ठीक, तोए से क्यों, ठीक, वगैरह वगैरह। फिर ये स्टूडियोज बने, तो फिर यहाँ पे हमने पहला प्रोग्राम सच कब किया। ठीक, और मगर ये भी है कि इन दिनों कभी कभी हमारी चीज़ें लोगों को भाती भी नहीं थी, तो बीच बीच में
पाबंदी भी लग जाती थी, लेकिन फिर लोगों के पुरजोर इसरार पे हम वापस आ जाते दंदनाते हुए। लेकिन फिर आखिर मुकम्मल पाबंदी ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में लग गई और फिर हम गायब हो गए। तो लेकिन हमने बहुत मजे किए। लेकिन देखिए आप यहाँ मौजूद बिल्कुल हम मौजूद हैं, बाकी जुमला हम पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, किसी रिकॉर्डिंग का कोई वाकया और बड़े इन स्टूडियोज में बड़े लाजवाब किस्से हुए हैं, कोई आपके जहन में हो हमारे से शेयर नहीं, असल में हम लोगों का ये था कि क्योंकि हमारी टीम बन गई थी, ठीक, तो प्रोग्राम इस तरह से होता था कि हफ्ते के दौरान एक दफा मुलाकात होती थी हमारे घर, ठीक, और उसमें तय ये होता था कि फारूक कैसर और अरशद महमूद जो हैं वो पतीसा लेके आएंगे अमृतसरी से, ठीक, और वो पतीसा लाया जाएगा और हम सब, हमारा एक ही बेडरूम था जिसमें हम सब कुछ करते थे, तो पतीसा हम खाएंगे और सब अपने अपने आइडियाज देंगे। और कभी मैं लिख रही होती थी, कभी शुएब लिख रहे होते थे, और फिर उसी बेडरूम में नैरा नूर की रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा, वहीं पे सब जो है वो हमने रिकॉर्ड किया, प्रोग्राम करते। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे भी शुरू हुआ। नैरा सिंह फैज तो पूरा का पूरा हमारे घर रिकॉर्ड हुआ था। ठीक। और फिर ये भी होता था कि हम खुद इतना हंसते थे रिकॉर्डिंग के दौरान कि जिस जमाने में मसलन अख्तर वकार अज़ीम हमारे प्रोड्यूसर होते थे तो ऊपर से उतर आते थे कि बस भी करो, अब आगे भी चलो, क्योंकि हम खुद लोटपोट हो जाते थे अपनी जोक्स के ऊपर। तो वो टीम फीलिंग और टीम एफर्ट जो थी वो एक ख़ानदान की सी थी, और वो कई साल तक, जब हम टीवी से हमने अलग हो गए, जब भी वो जारी रहा, और आज तक वो दोस्तियां कायम हैं। अरशद और वगैरह वगैरह, नवीद शहजाद और हम सब लोग। ये बलीला का क्या किस्सा था? सुना है गाड़ी ऐसी थी जो ठीक ही नहीं होती थी, बेतहाशा एपिसोड गुजर गए, गाड़ी नहीं ठीक। नहीं, एक्चुअली बेतहाशा एपिसोड नहीं गुजरे। हमने 8 एपिसोड शुएब ने लिखे थे, और तीसरे एपिसोड के बाद, क्योंकि ये वाहिद प्रोग्राम था जो कि हमने ज़ियाउल हक के ज़माने में शुरू किया, क्योंकि बहुत लोगों का ख्याल था कि हमें वापस आना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या कि आपने कोई सियासी बात नहीं करनी। ठीक। तो सिर्फ एक सिटकॉम जो है बिल्कुल बेजरर किस्म का, वो आप कीजिए। लेकिन अब हम क्या करते, हम लोग ही गलत थे। तो जो हम बात करते थे लोग उसका सियासी पहलू निकालते। गाड़ी नहीं चल रही, ये जरूर पाकिस्तान है। तो हालांकि कोई हमारा ना मकसद ऐसा था ना हम, तो लिहाजा पहली दफा शहनाज शेख जो मेरी स्टूडेंट थी उनको हम लेके आए उस प्रोग्राम में, और बहुत, तो 3 प्रोग्रामों के बाद तय हुआ कि नहीं, ये अब नहीं चल सका। लेकिन वो ऐसा लोगों को याद रहा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि 3 एपिसोड उस जमाने में चले, आज भी कोई गाड़ी खराब होती है, लोग बलीले कहते हैं। अच्छा, इस हवाले से अमीन से बात करना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको बताया कि इनकी जिंदगी का एक बड़ा तल्ख तजुर्बा, 10 साल इन्होंने सिर्फ टेलीविजन देखा, और आपने इन सारे प्रोग्रामों से गुजरे, देखे, तो क्या सीखा एज ए व्यूअर? अब एक तो करने वाले हैं ना, एक शुस्ता मजाक, पंच लाइन, और उस वक्त भी हम कंसीव करते थे, शायद मैं फील करता हूँ कि मैं अपनी उम्र से बड़ा था उस वक्त भी शायद, ठीक, कि इनकी जो वो अंडरलाइंस होती थी ना, वो हम समझते थे कि ये किस तरफ जा रही है। सही। और ये कमाल इन लोगों का था, और यही हमने सीखा। और आगे हमने भी कोशिश की, जब कॉलम्स में मैं आया तो मैंने अपने कॉलम्स के नाम रखे अब्बा ATM, ठीक, आजकल के दौर के हवाले से। तो अब अब्बा ATM वो इसी तरह इन लोगों से इंस्पायर्ड, कि इन लोगों से हमने बहुत ओन किया। क्योंकि मैं तो बेड पे था, और मेरा मशगला यही था कि 5:30 बसीरत होती थी, 11 बजे फरमाने लाई होता था। बिल्कुल। और इन बिटवीन एक चैनल था, और उसमें और वो भी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चला, कुछ भी नहीं जिंदगी, बहुत फॉर्मल सी खबरें आती थी, चंद खबरें गवर्नमेंट के हवाले से, उसके बाद कश्मीर का जिक्र, उसके बाद मौसम, और फिर खेल और खिलाड़ी। मालाकंड में बारिश होने का इम्कान रहता था। अच्छा अमीन, अब गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहेगा, कुछ सुनाते भी जाएं, कोई गजल सुनाए, नज़म यार सुनाए। मैं सुनाता हूँ कि अब वो फैसा वाली बात के कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। मुझे लगता है आपने काम नहीं किया। नहीं, दोनों को अधूरा छोड़ दिया।
जी, तो क्या सुनाएंगे? अगर आप कहते हो तो मैं एक नज्म सुना देता हूँ। इरशाद। अब ये मुझे बताओ, इश्क वाली सुनाऊं कि नॉर्मल आपकी सुनाऊं? बगैर इश्क वाली तो है ही नहीं कोई। के नॉर्मल। और तो आपको ये सवाल इश्क तो पूछ सकते normal है। हैं, कम इश्क इश्क है वाली normal। सुनाओ, इश्क तो ज्यादा normal इश्क चीज़ वाली। बगैर तो गाली नहीं होती। गाली नहीं जी, होती जी, सुनाएं। बिल्कुल। ये मेरी अर्ली टाइम है जी, 83 की मेरी कह लें, और ताज़ा ताज़ा नवा नवा इश्क सी। उसका नाम है सराबे ज़ीस्त नज्म का। बाहया सी लड़की थी, आहा, बावफा भी लगती थी, आहा, होंठों पे तबस्सुम था, कुछ खफा भी लगती थी। सही, उसकी बातों में मुझको एक सरूर मिलता था, आहा, और अदाओं में उसकी एक गुरूर मिलता था। आहा, जिंदगी में उससे जो एक बार मिलता था, फिर दोबारा आके वो उससे जरूर मिलता था। आहा, और जब मिला था मैं उससे, कुछ गिला सा था उससे। जब मिला था मैं उससे, कुछ गिला, कुछ गिला सा था उससे, रोशनी भी मध्यम थी, जिंदगी भी कम कम थी। आहा, इन अंधेरी राहों में वो ही मेरी हमदम थी। आहा, एक दिन उसे मैंने कह दिया था बातों में, तुम छुपी हो सदियों से मेरे दिल के खानों में। तुम छुपी हो सदियों से मेरे दिल के खानों में, हो सके अगर मुमकिन, आहा, हो सके अगर मुमकिन, रंग आके भर दो तुम इन उदास रातों में। चेहरे पे मुझे उसके एक धनक नजर आई, प्यार की मोहब्बत की एक झलक नजर आई, और फिर उदासी की एक घटासी लहराई। आहा, प्यार प्यार तो वो करती थी, पर जहां से डरती थी, मेरे साथ चलने पे हाँ नहीं वो करती थी। मुझको कुछ थी मजबूरी, हम में हो गई दूरी, आरज़ू जो दिल की थी, हो सकी ना वो पूरी। सही, बाहया सी लड़की थी, बावफा भी लगती थी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, लाइव ट्रांसमिशन का जिक्र हो रहा है। कॉन्सर्ट तो बहुत ही लाइव चीज है ना। स्टेज पे कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हुआ। कॉन्सर्ट जो है ना वो इलेक्ट्रिक होता है बड़ा। ये भी बड़ा मेलो है, जैसे जो हम कर रहे हैं, उससे बड़ा कुछ हो सकता है। बल्कि मुझे याद है जब मैं नया नया आया तो मैं बड़ा, अभी मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को बिल्कुल काम एंड कंपोज रखने की हर वक्त। उस ज़माने में यूनिवर्सिटी से भी नए नए निकले थे, तो कई दफ़ा कॉन्सर्ट पे ना सामने कुछ अजीब से कोई मनाजिर देखने को मिलते थे कि ऐसे कोई बेवकूफ़ इंसान कोई किसी को कुछ तंग बंग कर रहा है इस तरह। तो मैंने उसको उधर से ही कहना कि ओ भाई ख्याल करो। अच्छा, तो एक दो दफ़ा बड़ी बदनज़गी हो जाती थी। वो फिर उनके जत्थे ले आते थे। आपको उस ज़माने में वो पता है वो स्टूडेंट्स जो है वो और तरह के होते थे। तो वो मेरे उस ज़माने में मैं जो कॉन्सर्ट करता था, मुझे लगता है कि उसमें और इसमें फ़र्क पड़ गया बहुत। मैंने एक माहौल होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कल्चर को, जब आप आर्ट को प्रमोट करते हैं ना, तो लोगों को उसके आदाब समझ आ गया, समझ आना शुरू होता समझ है। आ गया। अब वही पाकिस्तान है, वही कॉन्सर्ट्स हैं सारे, लेकिन मुझे इस तरह के सीन्स बहुत कम मिलते हैं, मैं नहीं देखता। अगर आप मुझे प्लीज कैरी ऑन, आप कुछ कह रहे थे। बस मैं ये कह रहा था कि वो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना बैलेंस जो है ये कायम रहे, और लोग जो है अगर वो फ़नून लतीफ़ा के अंदर जाना चाहें, कोई मौसीकी करना चाहें, कोई जिसे कहते हैं ना परफॉर्मिंग आर्ट्स और दूसरे विजुअल आर्ट्स, हर किस्म के, उसके अंदर लोगों को मेरा ख्याल है रूम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, स्टेट को भी। और स्टेट का नैरेटिव भी अब बदलने की जरूरत है, बदल रहा है, बल्कि बदल रहा है, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले दिन जो है वो खुशगवार होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये इन्होंने भी बताया कि लाइव शोज में क्या कुछ होता था, आपने बताया कॉन्सर्ट में। एक छोटा सा किस्सा आपकी इजाज़त से शेयर करूँ। रात गए की ट्रांसमिशन थी, शुरू में इस्लामाबाद से कर रहे थे। उन सिंगर का नाम मैं, उनका इंतकाल हो गया, एहतराम की वजह से नहीं बताऊंगा। अच्छा। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आपने ना उनसे गाने नहीं सुनने, बुजुर्ग आदमी थे, उनसे साथ 2-4 सवाल ही करने हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते। मैंने कहा एक आदमी सुन नहीं सकता, मैं सवाल कैसे करूं? उनका जैसे पीटीवी में कहते,
ट्रिब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब हम ट्रिब्यूट, अब मैं उनके पास गया बड़े एहतराम से और मैंने उन्हें 1 2 3 क्वेश्चन का सीक्वेंस बना दिया। मैं ये सवाल पूछूंगा, आपने ये जवाब देना है, अगर आवाज, और इतना ही फासला था, उन्हें आवाज नहीं आनी थी। फिर मैं ये कहूंगा, आपने ये कहना है, फिर मैं ये कहूंगा, और अगर कुछ ना समझ आए तो कैमरा आप पे होगा, मैं यूं इशारा करूंगा, जैसे ये इशारा हो तो फिर सवाल भूल जाए, गाना गाना शुरू कर। अपनी तरफ से बड़ी तसल्ली करके मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया। तो मैंने कहा जी कि उस्ताद जी आप हमारे खान साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, किस चीज़ से आगाज़ करेंगे? तो वो सीक्वेंस भूल गए। लाइव जा रहा है 100 मुल्कों में। कहते हैं कि यार असल में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी टांग की हड्डी टूट गई। मेरा सारा सीक्वेंस ही बिगड़ गया। अच्छा, अब नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो सकता था? तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो उनका सीक्वेंस वापस आ गया। कहते हाँ भाग्यश्री से शुरू कर। अच्छा, अब मुझे अंदाजा हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब कैमरा उन पे है तो मैं उन्हें ये इशारा कर रहा हूँ कि अब गाना गाएं। अब वो इशारा भूल गए। थोड़ी देर मेरी तरफ देखते रहे, फिर कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। आप क्या सुनाएंगे? मैं आपको ये इशारा कर रहा हूं। अब मैं आपको सुनाऊंगा पाकिस्तान के हवाले से एक गाना है जी। अब मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है। जी, इसका जो मैसेज है वो इंटीग्रेशन का है, सही, यूनिटी का है, और तमाम लोगों को इसमें हमने शामिल किया। आपको लफ्ज आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी जरूर। और ये भी मैं फैज साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े एक पेट्रियट भी थे, बहुत बड़े मुहब्बुल वतन भी थे। सही। तो सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। भूल के कौमें, भूल के ज़ातें, करनी है हमें प्यार की बातें। हम सबको अब सच करनी है, कुर्बानी ईसार की बातें। मुहाजिर हो, पहाड़ी हो, मुहाजिर हो, पहाड़ी हो, सुन्नी हो, शियान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। हमें जो कई दफा कहा जाता ना कि ऐसे करें, वैसे करें, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए,
तो ये उसके ऊपर है कि सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, हमें खुद निसार होना चाहिए। जिस तन भी दे वो तन जाने, आते हैं गैर हमें समझाने। हम सब के जो मसले हैं ये हम सब ने ही है सुलझाने। शहरी हो देहाती हो, मजदूर हो किसान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। रोजी रोटी पूरी न हो तो भूख अच्छाई को खाती है। रोजी रोटी पूरी न हो तो भूख अच्छाई को खाती है। मजबूरी बनती है जवाला, गुर्बत नफरत बन जाती है। तुम कुछ भी हो, तुम जो भी हो, तुम कुछ भी हो, तुम जो भी हो, पर आखिर तो इंसान हो। हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। ये लास्ट स्टैंजा हम क्लैप पे करेंगे, क्लैप चाहिए सारों से। कौन से शिकवे कैसी लड़ाई, हम सब तो हैं भाई भाई। मैं इसमें औरतों को भी शामिल करना चाहता हूँ। कौन से शिकवे कैसी लड़ाई, हम सब तो हैं बहने भाई। एक दूजे को माने बराबर, हर एक का हक हो खुशहाली। मर्द हो औरत हो, बच्चा बूढ़ा जवान हो, तुम ही पाकिस्तान हो, तुम ही पाकिस्तान हो। हिंदू हो सिख हो, 5% माइनॉरिटी पाकिस्तान की, ये उनके लिए, हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत मुकद्दम, काबिल एहतराम है। हिंदू हो सिख हो, ईसाई हो मुसलमान हो, तुम ही पाकिस्तान हो, तुम ही पाकिस्तान हो। सिंधी हो बलोच हो, पंजाबी हो पठान हो, तुम ही पाकिस्तान 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 हो। बहुत अच्छे जवाब, क्या खूबसूरत गाया, क्या जबरदस्त लिरिक्स थे, क्या जबरदस्त पैगाम था।
बहुत शुक्रिया। और मैं मतलब आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि मैंने ये आपसे यहाँ लाइव सुना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम के इख्तितामी सेशन की तरफ चलते हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और एक खातून है मुनीज़ा हाशिमी। हाँ बिल्कुल, सख्त मिजाज खातून, सख्त। बिल्कुल, तो वो थानेदार है हमारे खानदान की। क्या थानेदार? अच्छा, आपका फील्ड और आपकी तबीयत और मुनीज़ा साहिबा की तबीयत और, तो कैसे गुजारा होता था? जंगो जदल में होता था या नहीं? छोटी है ना मुझसे खासी वो। अच्छा, 4.5 साल छोटी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं बिल्कुल, क्योंकि अच्छा। वो अक्सर ही मुझ पे बराबर झाड़ती, आज तक झाड़ती। अच्छा, और उसका वैसा भी ख्याल है कि मैं कुछ थोड़ा कुन ज़हन हूँ। अच्छा। हाँ, और मुझे दुनिया का कुछ पता नहीं, तो वो वक्तन फवक्तन मुझे याद Enlighten दिलाती करने रहती की है। हाँ कोशिश बिल्कुल, करती कि भी रहती ऐसे नहीं, ऐसे करो। और फिर जब नहीं होता तो फिर ठंडी आह भरती है। और मेरी अम्मा की तरह वो भी मुझे जब इस तरह की हालत होती कहती यू लाइक योर फादर, जैसा कि बिल्कुल कोई इसका तो कोई बिल्कुल हल ही नहीं है। ठीक। लेकिन ये जरूर है कि हम में से सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज वो है। सही, पूरी फैमिली मुंतजिम है, बहुत बहुत शदीद, जबरदस्त ऑर्गेनाइज शदीद। बिल्कुल। सो और उसके लिए फिर ये है कि अक्सर फिर मैं उसे कहती हूँ फिलहाल काम जो है ना वो तुम संभाल लो। ठीक। और वो करके फिर कहती है अच्छा हो गया। मगर नहीं, बचपन में लड़ाई नहीं होती थी मेरे ख्याल में। जब वो एज टीनेजर्स की उसमें होती थी ठीक। कि भी फलां चीज़ जो है वो मैं लूंगी या फलां चीज़ होंगी, लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद यू नो जाहिर है। लेकिन पीटीवी की जब यहाँ लाहौर की जीएम बनी मुनीज़ा, तो भाई पीटीवी में वो हाल था, ये दीवारें सारी कली हो गई, वॉशरूम साफ हो गए, कैंटीन सही हो गई। अच्छा, उन्होंने एक बड़ा मजे का मैंने किस्सा सुना। उन्होंने कहा कोई ऐसे गर्दन के ये गिरेबान के बटन खुले हुए, चप्पलें पहने हुए ऐसे कोई आर्टिस्ट नहीं आएगा, प्रॉपरली ड्रेस्ड लोग होने चाहिए। तो वो हमारे एक दोस्त हैं, वो सारा एकामात जारी हो गए, नोटिफिकेशन हो गए। अगले दिन उसने वो हमारे ऑर्केस्ट्रा में होते थे, चप्पलें पहनी, गिरेबान खोला टीवी में। तो उन्होंने मुनीज़ा वो सामने से आ गई, उन्होंने कहा तुम आर्टिस्ट हो? कहता है ऐसा। अच्छा, ताहिर साहब उनका नाम था। अच्छा अमीन, अब वक्त कम है जी जी, और कम वक्त में जी। क्या सुनाया जा सकता है? कोई बहुत खूबसूरत सी चीज। आप एक नज्म है, अगर आप इजाज़त दो तो मैं वो सुना देता हूँ। और उसका है कि मैं क्या भेजूँ, मैं क्या भेजूँ, जन्मदिन के हवाले से था। ठीक। मैं क्या भेजूँ, मुझे कुछ भी समझ आती नहीं है। हाँ, तुम्हारे वास्ते वो खत भेजूँ कि जो लिखे ही नहीं है, सही। या तुम्हारे वास्ते वो ख्वाब जिनकी कोई ताबीर मुमकिन ही नहीं है। सही। कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने सभी वादों की वो जंजीर भेजूं जो कि हमारे दरमियान एक पुल की मानिंद अब भी कायम है, या तुम्हारे वास्ते सांसों की वो तस्बीह कि जिसके एक एक लम्हे पर तुम्हारे नाम की मोहरें लगी हैं। मैं अब भी तन्हा खड़ा ये सोचता हूँ, मैं क्या भेजूं, वाह वाह, मैं क्या भेजूं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, कोई एक जिस पे बहुत फख्र? उफ, बहुत से हैं, कोई एक नहीं, चुनीदा चुनीदा। ये जिस ये इस तरह से है कि आप माँ से कहें अच्छा आपका फेवरेट बच्चा कौन सा, अब क्या जवाब दें? लेकिन होता है, होता है। ये नहीं हम कह सकते। नहीं, मेरे ख्याल में कि मुख्तलिफ वक्तों में मुझे मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ किस्म की तस्कीन मिली है। ओके, मैं इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करता हूँ। कोई आपके ऐसे स्टूडेंट्स का जिक्र करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत एक्सेल किया? और वो भी बेशुमार हैं, मतलब मैं नाम लेना शुरू करूं तो जिसको मैं भूल गई हूँ उसका मुझे कल फोन आएगा। नहीं 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 नहीं, उसका आज ही फोन आएगा, कल तक कौन इंतजार नहीं, और वो मुख्तलिफ जनरेशन में है। मैंने मतलब 31 साल पढ़ाया, अभी पढ़ाए, कुछ नाम बहुत से हैं, मतलब खुदूस मिर्जा हैं, नाज़िश अताउल्लाह हैं, इमरान कुरैशी हैं, शाजिया सिकंदर हैं, राशिद राना हैं, रिशम सैयद हैं, फायजा भट्ट हैं। मतलब मैं ये जो है ना ये चलता चला जाएगा। और फिर आगे जो मुझे जिस बात की खुशी होती है, ये तकरीबन में से सब लोग जो है आगे पढ़ाते हैं
ठीक। और फिर उनके जब मैं स्टूडेंट्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अच्छा। और उनको भी उनका ख्याल है कि भी चूंकि वो मेरे स्टूडेंट से पढ़े हैं तो लिहाजा मैं भी जैसा नानी अम्मा दादी अम्मा होती हैं तो मैं भी उसी तरह से हूँ। और आई एम सो प्राउड बिकॉज मुझे लगता है कि यू नो कि कहीं मेरी मतलब जो मेरी कोई अगर वक़्त है या कोई रुतबा है वो उन्हीं से है। बिकॉज इट्स वंडरफुल व्हेन यू सी अ स्टूडेंट गोइंग फार अहेड ऑफ यू एंड दे हैव ऑल गॉन फार अहेड ऑफ मी। सही। सो मेरे ख्याल में रात को मैं आराम से सोती हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। प्रोग्राम का अब इख्तिताम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम की रवायत ये है कि इधर जो मेहमान होते हैं हम इनका शुक्रिया अदा कर देते हैं, उधर जो मेहमान होते हैं वो आखिर में जो चाहे हमारे साथ सलूक करें। इस प्रोग्राम को मैं क्लोज करना चाहता हूँ, फिर जवाद से अब फरमाइश तो करेंगे धमाल की, आगे उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जवाद अहमद ने इस प्रोग्राम में बात की नरेटिव की, और यही कुछ इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव भी है। आज हमारे प्रोग्राम में 3 लोग आए। एक खातून आई जिनके वालिद ने बड़ी अजियत सही, अकूबत खानों में रहे, कैद भी रहे, इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन उन्होंने इजहार का जरिया रंग को बनाया, पेंटिंग को बनाया। एक और साहब हमारे मेहमान थे जिनकी जिंदगी बड़ी दुश्वारी में गुजरी और 10 साल वो बिस्तर से उठ नहीं सके। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इजहार का ज़रिया लफ्ज़ को बनाया, मोहब्बत को बनाया, शेर को बनाया। तीसरे मेहमान इस प्रोग्राम के थे जो बहुत खूबसूरत गुलूकार हैं, लेकिन उनकी गुलूकारी उन्हें मुतमईन नहीं कर रही। उनके बहुत सारे अज़ाइम हैं, ख्वाहिशें हैं, इस वतन के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से, फलाह के हवाले से, बेहतरी के हवाले से, खुशहाली के हवाले से, इंटीग्रेशन के हवाले से, भाईचारे के हवाले से। तो मैं आपको जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि जो चैनलों पर आप बेहंगम क्राइम शोज देखते हैं, जो खौफनाक ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, जो वहशियों की तरह एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते, लड़ते झगड़ते लोग देखते हैं, वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान वो है जो आपने इस प्रोग्राम में देखा है। मैं आज के तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त करता हूँ जवाद अहमद से कि अब उन पे मुनहसर है कि वो उस प्रोग्राम को किस तरह एंड करना चाहेंगे। असल में आज ये मेरे, आपको पता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो हैं इस वक्त इस पूरी स्टेज पे, वो ये लोग हैं। मैं सोचूंगा हमें इनके लिए क्लैप करना चाहिए, क्योंकि ये जो असल दुनिया है ये तो आर्टिस्ट और मजदूर और किसान बनाते हैं असल में, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया का खमीर बनाया, इस पूरी दुनिया का। तो इनका इसरार है कि कह रहे हैं कि बहुत सीरियस हो गया सारा कुछ, तो एक रोमांटिक सॉन्ग से एंड करना चाहिए। धमाल की वो कह रहे हैं कि बिन तेरे क्या जीना से एंड करना चाहिए। ओके, उसके बाद लेकिन फिर धमाल आपको गानी पड़ेगी। चले, मैं फिर उसके साथ जोड़ दूंगा उसको। मैं कर रोए लूंगा। और ये हम कर लेते नहीं हैं, है, जोड़ी जा सकती है। ये मैं सलीम हाशमी साहब, मैं हमेशा ना उनको गाता हूँ जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला पाए के लगते हैं लोग। तो और या कोई मेरे दोस्त हों और उनका कोई बड़ा अच्छा कलाम हो, आमतौर पर मैं खुद ही लिखता हूँ। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब को गाया, अल्लामा इकबाल को गाया, और भी बहुत से बड़े बड़े शायर हैं। लेकिन ये जो मैंने 2-3 गाने गाए हैं बाद में, वो मैंने खुद लिखे हुए थे, ये भी मैंने खुद लिखा हुआ है। तो ये मैं आपके, अमीन साहब के और हमारे जो अम्मार, जो बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं, इनकी नज़र करता हूँ। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर,
बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। तेरी पायल की छन छन, तेरी सांसों का सरगम, तेरी खुशबू तेरी प्रीत, याद आए मेरे मीत। जो तुझ पर लिखे थे वो सारे मेरे गीत, सारी खुशियां सपने मेरे हैं तेरे साथ। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। तेरा बनना संवरना, मुझे कहना ओ सजना, मैं कैसी लगती हूँ मुझसे ये पूछना। गालों पे हाथ रखे मेरी बातों को सुनना, तेरी है आँखों पर आना मुझको प्यार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी। तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला। तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला। सचल साईं मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। मुर्शिद मेरे मुझे टोकी ना तू, अपने अंदर मुझे खोने दे तू। पीरा मेरे मुझे रोकी ना तू, मुझे दीवाना होने दे तू। तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला। तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला। सचल साईं मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक अल्लाह। अल्लाह